तो वीएनसी कनेक्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, कि अगर आपको अपने कंट्रोलर से कोई डेटा अपने व्यू में भेजना है तो वो किस तरह से आप भेज सकते हो। उसको भेजने के तीन तरीके हैं। कौन कौन से तीन तरीके? व्यू डेटा की हेल्प से भेज सकते हो, व्यू बैक की हेल्प से, और टेम्प डेटा की हेल्प। ठीक है। अब इन तीनों के ही मदद से आप जो डेटा को कंट्रोलर से व्यू में ट्रांसफर कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस भी चेक करेंगे कि जब हम तीनों की हेल्प से डेटा ट्रांसफर ही कर रहे हैं तो इन तीनों को क्यों बनाया गया है। किसी एक को डिजाइन कर देते हैं कि हम जो है डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं व्यू में, तो तीनों में जो है कुछ कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से आकर। यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। पास कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से आकर ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यूज कंट्रोलर। ठीक है, ये रिसेंट में शो हो रहा होगा, इसी को सेलेक्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आकर नाम रख लेते हैं भाई, लेक्चर 3, और नेक्स्ट पे क्लिक। अगेन क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, कैन नॉट अच्छा, इसी नाम से ऑलरेडी मेरे पास फाइल बनी हुई है, तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर लेक्चर 1 2 3 कर लेती हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ एंड क्रिएट। ठीक है। सेम नाम से फाइल बनी हुई है, इसीलिए वो नाम चेंज करने का क्या है। फर्स्ट टाइम आपको पता है एप्लीकेशन बनती है तो इस तरह का ओवरव्यू होता है। मॉडल्स का फोल्डर, व्यूज का फोल्डर, कंट्रोलर्स का फोल्डर आपको बना बनाया मिलता है। कंट्रोलर के अंदर अगर आकर हम बात करें तो होम कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बना हुआ आता है, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट दो एक्शन मेथड्स मिलते हैं, और दोनों ही एक्शन मेथड्स किसी ना किसी व्यू को रिटर्न करते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर गो टू व्यू पर आऊँ तो इसका भी एक पेज बना हुआ आपको मिल रहा होगा। ठीक है, index.cshtml के नाम से। इसी तरह से अगर मैं प्राइवेसी की बात करूँ, राइट क्लिक करके गो टू व्यू पर आऊँ तो इसका भी एक पेज बना हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है। हमारा काम क्या है कि हमें डेटा यहाँ कंट्रोलर से भेजना है व्यूज में। अमूमन होता कभी ऐसा किस सिनेरियो में कि भाई अगर आप कंट्रोलर में, मैंने बताया था कंट्रोलर का अमूमन हम यूज तब करते हैं जब हम लॉजिक्स लिख रहे हो। तो जब हम लॉजिक्स लिखेंगे कि भाई जैसे यहाँ पर आके जब हम CRUD पर आएंगे, CRUD पे हम क्या करेंगे भाई, जब डेटा हमारा सक्सेसफुली डेटाबेस में चला जाए तो मुझे एक मैसेज दिखा दो, डेटा हैज बीन इंसर्टेड। अगर किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है तब भी मुझे मैसेज दिखा दो भाई डेटा नॉट इंसर्टेड। तो उस केस में हम जो ये लाइन है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड, हैज नॉट बीन इंसर्टेड, ये भेजेंगे कहाँ से? अपने कंट्रोलर से भेजेंगे, अपने व्यू में। तो इस तरह जब आपको कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजना है तो किस तरह से भेज सकते हो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्यू डेटा को। व्यू डेटा में आप डेटा किस तरह से भेजते हो कि भाई सिंपल, आपने व्यू डेटा लिखा। व्यू डेटा लिखने के बाद आप इसके अंदर कोई भी एक नाम दे देते हो की, जो भी स्टोर करवा रहे हो। लेट से मैंने कहा मैं नेम स्टोर करवा रही हूँ, तो मैंने की को नाम क्या दे दिया? नेम। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ क्या करवा लेंगे भाई? स्टोर करवा लेंगे। तो आके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अपने एक्शन मेथड्स बनाना चाहो बना सकते हो, इसी वाले एक्शन मेथड में काम करना चाहो तब भी कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे एक्शन मेथड बनाना नहीं है, मैं यहीं पे काम कर रही हूँ। मैंने बनाया एक व्यू डेटा। ठीक है। व्यू डेटा को नाम दे दिया नेक्स्ट से कि मैं नेम स्टोर कर रही हूँ, और नेम आकर मैंने यहाँ स्टोर कर दिया एप्टेक। अब इस नेम को जो कि मैंने इस व्यू डेटा में स्टोर करवा दिया, जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, याद हो गया। वेरिएबल में हम क्या करते थे? सिंपल, अगर मुझे एक नाम स्टोर करना है, मैंने कहा स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, और सिंपल क्या किया भाई, इसके अंदर कोई भी नाम स्टोर करवा दिया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल बनाया है, किस तरह से बनाया है? व्यू डेटा की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का यूज क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे इस व्यू डेटा के अंदर जो डेटा मैंने स्टोर करवाया है वो डेटा भेजना का है, अपने व्यू में भेजना है। तो व्यू में भेजने के लिए हम करेंगे क्या? सिंपल, आपने आकर ये एप्टक ORG को इसमें स्टोर करवा दिया है, इसको क्या कर लो? कॉपी कर लो। ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर आके किसी भी एक टैग को ले लो। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पर आके मुझे H1 का टैग। अच्छा, H1 का टैग लेकर डायरेक्ट इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट ना कर देना, क्योंकि डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो ये आपको किस तरह से दिखाएगा? H1 के अंदर ये लाइन आपको लिखी हुई दिख रही है। क्योंकि ये C# का कोड है, तो रेजर सिंटेक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जहां भी C# की बात आएगी वहां हमें क्या लगा देना है? @ लगा। हाँ, ये बात समझ। अब अगर आके मैं Ctrl F5 प्रेस करूं तो मैंने इसके अंदर जो भी स्टोर किया था इसकी वैल्यू मुझे दिख रही होगी, यानी इस जगह पर मुझे क्या चीज दिख रही होगी? ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है। आगे इसको एक बार चला लेते हैं।
यहाँ से आके मैं यहीं से चलाती हूँ। ये देखो यही चीज हमें स्टोर की थी, यही हमें दिख रहा है H1 के टाइम में जो भी टैग आप लिखो। यहाँ से आप मल्टीपल चीजें भेज सकते हो अपने कंट्रोलर से अपने व्यू में। किस तरह से मल्टीपल चीजें भेज सकते हैं, मैंने कहा भाई यहाँ पर आके व्यू डेटा, और नेम के साथ मैंने कहा कि कोई ना कोई कोर्स भी है, और कोर्स लेट से मैंने कह दिया कि भाई ADSE है। इसी तरह से क्या हम सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं? नहीं, हम मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट है, उसकी कोई ना कोई एज, और यहाँ पर एज मैंने कोई भी रैंडम। अब इन तीनों ही को अगर मुझे व्यू करना है, कहाँ व्यू करना है? इंडेक्स वाले पेज पे। क्योंकि काम मैंने कहाँ किया है कि भाई नाम को स्टोर करवाया है, कोर्स को स्टोर करवाया है, एज को स्टोर करवाया है कंट्रोलर में। कंट्रोलर से हम भेज किस में रहे हैं? डेटा व्यू में। तो व्यू में भेजने के लिए व्यू में आ जाएंगे, और इसी H1 को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ आकर क्या चीजें चेंज कर देंगे भाई? जो डेटा स्टोर किया है उनकी जो कीज है, ठीक है। नेम, नेम के बाद हमारी अगली की क्या थी? कोर्स के नाम से थी। उसके बाद वाली की किस नाम से थी? एज के नाम। ठीक है, आके कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि तीनों चीजें आपके व्यू में पहुंची कि नहीं पहुंची। तो यहीं से आके मैं क्लास में आने की टाइमिंग हुई, क्या टाइम होगा? अच्छा जी, तीनों चीजें यहाँ पहुंच चुकी हैं। ये सिंपल आपने सिंगल वेरिएबल्स बनाकर डेटा भेजा है। अब अगर आपके पास एरे में डेटा है, एरे में डेटा किस तरह से कि भाई मेरे पास एक पूरी एरे है। कहाँ पर है एरे? कंट्रोलर में। यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई पूरी एरे है। एरे बनाने का तरीका, आपने डेटा टाइप डिफाइन की, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है? आपके पास एरे है। और यहाँ पर आके एरे का कोई भी नाम रख दिया। मैंने कहा भाई कोर्सेस रखते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज स्टोर करवा दिए। ये NPSC है, और ये ADS। ठीक है, यहाँ पर आगे इसको स्टोर करवा दिया। मैं चाहती क्या हूँ कि भाई इस एरे को मुझे अपने व्यू में भेजना है, तो भेजने के लिए हमें पता है हमारे पास तीन तरीके हैं। तो अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? व्यू डेटा को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आकर मैंने कहा भाई एक व्यू डेटा बनाओ, ठीक है। व्यू डेटा के अंदर अपनी की का नाम डिफाइन किया। कोर्स मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो फिलहाल मैं इसको भी कमेंट ही कर देती हूँ, और यहाँ नाम कोर्स ही रख, कुछ भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई इसके अंदर स्टोर क्या करवाना है आपने? जो एक एरे बनाई है किस नाम से? कोर्सेज के नाम से। तो यहाँ से इस नाम को कॉपी करो, और सिंपल यहाँ आकर इक्वल टू के बाद पेस्ट करो। अब आपके पास इस कोर्सेज में जितना कुछ भी था वो जाके स्टोर हो चुका है यहाँ से। अच्छा, जब बात होती है किसकी? एरे की बात होती है, और हम डेटा को रीड कर रहे होते हैं, तो डेटा को रीड हम किस फॉर्मेट में करते हैं? लूप की हेल्प से करते हैं। लूप जब पढ़ा रही थी मैंने बताया था, फोर का लूप है, वाइल का लूप है, डू वाइल का लूप है। फॉर ईच आपके पास वो स्पेसिफिक लूप था जिसका यूज मैंने क्या बताया था कि भाई किसके साथ करोगे आप? जब भी आप एरे की बात करोगे। तो यहाँ पर आकर सिंपल आपने क्या करना है? सबसे पहले तो C# का कोड लिख रहे हो, @ कर्ली ब्रैकेट, लेजर सिंटेक्स के लिए यहाँ आकर आपने लिखा फॉर ईच टैग टैग, ठीक है। वो पूरा सिंटेक्स आपको खुद से लिख कर देगा। देन यहाँ पर आपको अपने कलेक्शन का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर अगर मैं बात करूँ कि इस कोर्सेज के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो स्टोर कहाँ करवा दिया हमने? यहाँ पे। इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ कलेक्शन की जगह क्या कर देते हैं? पेस्ट। वही वाली बात, ये C# का कोड है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? @ लगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज होती है टाइप कास्टिंग। देखो, बार लगाया है मैंने, इसका ये मतलब है कि जब मेरे पास मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, रन टाइम पर डिसाइड होगा कि इसके अंदर किस तरह का डेटा हमने स्टोर किया। पहले से डिसाइडेड नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब मैं क्या बना रही थी? भाई एरे बना रही थी। पहले तो मैंने यहाँ डेटा टाइप डिफाइन की हुई थी, ठीक है। फिर मैंने कहा इसके अंदर जितना कुछ भी रखा है वो आप रखवा किसमें दो? इस व्यू डेटा में रखवा दो। अब इस व्यू डेटा के अंदर का डेटा अगर मुझे देखना है, तो डेटा मुझे पता है एरे है, तो एरे के लिए मैंने यूज किसका कर लिया? लूप का यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर वो मुझे क्या कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर किस तरह का डेटा है ये तो पता ही नहीं है। तो किस तरह का डेटा है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? टाइप कास्टिंग करेंगे। और टाइप कास्टिंग करते हुए आपने सिंपल बता देना है कि भाई इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो किस तरह का डेटा आ रहा है? एक एरे टाइप का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर आकर आपने जैसे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, जो भी एरर आ रहा था वो चला गया, और क्या लिखा हुआ है? नो इशू फाउंड। अब इस कोर्सेज के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो वन बाय वन आइटम में जाएंगे, वन बाय वन आइटम में। यहाँ आकर मुझे व्यू करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो इस पॉइंट पे कोई कंसोल डॉट राइट लाइन ना लिखना। C# पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते थे, तो वो उसका आउटपुट हम किसमें देख रहे थे? कमांड प्रॉम्प्ट में देख रहे हो। अभी हमें प्रॉपर एक UI चाहिए
तो आप यहाँ कोई भी एक टैग चूज कर लो। मैंने कहा भाई H3 का टैग है, इसके अंदर मुझे जो भी कोर्सेज आ रहे हैं वो प्रिंट करवा दो। अब H3 में अगर मैं डायरेक्ट आइटम लिख लेती हूँ तो वही वाली बात, ये मुझे सिंपल क्या टेक्स्ट कंसिडर कर रहा होगा आइटम को और टेक्स्ट प्रिंट करवा देगा। अब अगर मुझे ये बताना है कि भाई इस आइटम के अंदर बारी बारी व्यू डेटा में से डेटा आ रहा है, ये C# का कोड है, तो यहाँ स्टार्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, @ क्यों, क्योंकि बताया था कि भाई @ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास किसका कोड लिखा हुआ है, C# का कोड लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी एक्सटेंशन ही क्या है भाई, CS.html यानी C# विद HTML। इसमें हम C# का भी कोड लिख रहे होंगे और HTML का कोड भी लिख रहे होंगे। तो आप जहां जहां HTML के बाद C# लिखने लगो वहां @ लाजमी लगा देना। यही कोर्सेज हमने स्टोर करवाए थे, कहाँ पर स्टोर करवाए थे भाई, इस एरे में। अगर मैं आकर ये एरे दिखाऊं, इस वाले एरे में, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, व्यू डेटा का। जो लोग लेट आए हैं वो देख लेंगे टॉपिक क्या है कि भाई आपने किस तरह से आप अपना डेटा कंट्रोलर से व्यू में भेज सकते हो, हाउ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। अगर आपको कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजना है तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है भाई, व्यू डेटा, दूसरा व्यू बैक और टेम्प डेटा। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे हम व्यू डेटा को डिस्कस कर चुके हैं कि व्यू डेटा लिखने के बाद जो भी डेटा आप स्टोर करवा रहे हो उसके लिए कोई भी एक की डिफाइन करो। जाहिर है की आपके पास मीनिंगफुल होना चाहिए कि बाद में आपको खुद पढ़ के समझ आ रहा हो कि आपने किया क्या। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल एक नाम लिखा है aptech.org, मैंने की क्या रखी भाई, नेम, इसके अंदर स्टोर करवा दिया। इसी तरह से एज स्टोर करवाई, इसी तरह से एक पूरी एरे बनाई, ठीक है। एरे को डायरेक्ट मैंने व्यू डेटा में स्टोर नहीं करवाया। देन मैंने क्या कहा कि भाई इस एरे के अंदर जितना भी डेटा है उसको कहाँ रख दो, इस व्यू डेटा में रख दो, ठीक है। कौन सा था, व्यू डेटा वाला दोबारा बताते हैं। देखो टॉपिक क्या है भाई कि अगर आपको कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजना है, अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजना ही क्यों है। तो अमूमन ऐसा होता है जब हम CRUD एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, कंट्रोलर का काम किया, अगर कंट्रोलर को हम समझे तो कंट्रोलर में हम अपनी लॉजिक्स लिखते हैं। ऐसा ही है ना कि भाई डेटा को इंसर्ट करवा दो, डेटा को अपडेट कर दो, डेटा को डिलीट कर दो। याद होगा डेटा इंसर्ट करवाए, अपडेट करवाए, डिलीट करवाने के बाद हम एक मैसेज भेजते हैं अमूमन, डेटा हैज बीन इंसर्टेड, डेटा हैज बीन डिलीटेड, इस तरह का मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज मैं यहाँ पर लिखूंगी कि भाई अगर सक्सेसफुली मेरे पास मेरी सारी लॉजिक सही काम कर रही है तो ये मैसेज चला दो। लेकिन मैसेज मुझे दिखेगा कहाँ, मेरे व्यू पर, पेज पर दिख रहा होगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से मुझे भेजना है, कंट्रोलर से मुझे भेजना है, कहाँ पे भेजना है, अपना मैसेज व्यू में भेजना है। तो उसके लिए आप इन तीनों का ही यूज कर सकते हो। तीनों में क्या डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से यहाँ आकर मैंने क्या कहा कि भाई सिंपल मैंने एक व्यू डेटा बनाया, उसके अंदर एक नाम स्टोर कर, इस नाम को गेट करने के लिए हमने किया क्या, सिंपल H1 के टैग में व्यू डेटा और जो भी उसकी की थी वो रख दिया। @ लगाने का मकसद क्या, अगर मैं @ नहीं लगाती और @ लगाए बगैर अगर मैं इसको चलाकर दिखाऊं तो ये सिंपल व्यू डेटा और नेम को एक टेक्स्ट की तरह कंसिडर करता होगा। पहले वाले से मैंने @ हटा दिया, यहाँ से जैसे ही मैंने @ हटाया ये इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, टेक्स्ट कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हमें बताना है कि भाई ये टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये C# का कोड है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, @ लगाना पड़ेगा। अब इसको पता होगा भाई ये C# का कोड है यानी ये कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास कंट्रोलर से आ रहे हैं। जैसे ही हम @ लगाकर इसको चलाएंगे, अब ये इसको C# का कोड कंसिडर कर रहा होगा और जो भी हमने उसमें स्टोर करवाया है, क्या स्टोर करवाया था, aptech.org स्टोर करवाया था, वो हमें यहाँ प्रिंट हो, ठीक है। ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अगर ये समझ आ गई तो अब एरे की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एरे में क्या किया मैंने कि भाई सिंपल टेक्स्ट को तो हम भेज ही रहे थे, ये भेजा हमने, ये भेजा, क्योंकि ये एज थी, डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, सिंपल डबल कोट के बगैर आपने नंबर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ मैंने नीचे एक एरे बनाया है। सबसे पहले आप एरे की डेटा टाइप डिफाइन करोगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, ये एक एरे है, ठीक है। एरे का कोई भी नाम रख दिया। अब इसमें मैंने मल्टीपल नाम रख दिए भाई, CPISM DISM। उसके बाद मैंने कहा भाई इसको मुझे भेजना है, कहाँ भेजना है, अपने व्यू में भेजना। तो व्यू में भेजने के लिए पहले तो मैंने व्यू डेटा और उसको एक की दे दी कोर्सेज के नाम से। मैंने कहा इसके अंदर जितना भी डेटा है वो आपने यहाँ स्टोर कर, यहाँ स्टोर हो तो गया, लेकिन यहाँ पर जो डेटा स्टोर हुआ वो आपके पास एरे की फॉर्म में हुआ। जब भी एरे का डेटा हमें गेट करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, लूप का यूज। वो कोई सा भी लूप हो सकता है, स्पेसिफिकली जो डिजाइन किया गया है फॉर ईच को लूप के लिए। अब यहाँ अगर मुझे C# का कोड लिखना है और मैं बोलूँ भाई फॉर ईच, वो टेक्स्ट कंसिडर करता है। कब तक कंसिडर करेगा, जब तक मैं रेजर सिंटेक्स की हेल्प से ना लिखूं, @ लगा के एक स्कोप डिफाइन कर दिया मैंने। अब मैंने कहा भाई स्कोप के अंदर जितना भी कोड आने वाला है वो C# का आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही फॉर ईच टैप टैप प्रेस करूंगी
तो उसने जो कलर था वो मुझे चेंज करके दे दिया। इस स्कोप के बाहर आकर अगर मैं फॉर ईच लिखती हूँ तो उसको पता है कि भाई ये सी शार्प का कोड नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है, इसको उसने सी शार्प का कोड कंसिडर नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है अपनी कलेक्शन का नाम देना होता है, यानी एरे का नाम। एरे के अंदर जितना भी डेटा पड़ा था वो हम कहाँ रखवा चुके हैं, इसमें रखवा। इसको सिंपल मैंने कॉपी किया और यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट। अब यहाँ एक मसला ये होता है कि अच्छा, पेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर आकर आप एट दी रेट भी लगा दो। यहाँ पे एक मसला क्या होता है, टाइप कास्टिंग का। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बी करके एरर रीड करवाऊँ आपको, यहाँ पर आते हैं दोबारा से। हाँ, यहाँ पर आगे जरा एरर रीड करो। फोर ईच स्टेटमेंट कैन नॉट ऑपरेट वेरिएबल्स ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट डजंट कंटेन अ पब्लिक इंस्टेंस। यानी कि वो इसको क्या समझ रहा है, एक सिंपल वेरिएबल समझ रहा है, और इसको नहीं पता कि भाई इसके अंदर किस तरह का डेटा आ रहा है। एरे आ रही है, अगर एरे आ भी रही है तो उसकी डेटा टाइप क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वार लगाया, रन टाइम पर डिसाइड होगा कि किस तरह का डेटा आ रहा है। तो यहाँ अगर सिंपल आपने व्यू डेटा में एक जो मसला होता है कि भाई टाइप कास्टिंग जरूरी होती है, मैंने बता दिया भाई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और डेटा आपके पास क्या भाई, एरे की फॉर्म में। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी डेटा था वो पहले आइटम में उसने पहला एलिमेंट पहुंचाया, सीपी आइटम, फिर डी आइटम, फिर एचडीएसी, फिर एडीएसी। एक एक करके उसने सारे एलिमेंट्स कहाँ पहुंचा दिए, आइटम के वेरिएबल। अब मुझे क्योंकि इसको व्यू करना है, देखना है, इसमें भी एचटीएमएल की फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आके आप कोई भी एक टैग लगा। मैंने कहा भाई H3 का टैग लगाया, डायरेक्ट मैं आइटम लिखूंगी तो वो क्या कंसिडर करेगा कि H3 के अंदर हम सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं। ये टेक्स्ट नहीं है, ये वाला वेरिएबल है जिसमें आपके पास वन बाय वन सारे आइटम आ रहे हैं। तो आपने क्या डिफाइन करना है, एट दी रेट लगाना। एट दी रेट जैसे ही लगाएंगे, कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास वन बाय वन सारे एलिमेंट क्या हो रहे होंगे, प्रिंट हो रहे होंगे। यहाँ से आके आपके पास वन बाय वन सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। ठीक है, ये था पहला तरीका, इसको डिस्कस कर लिया। देन आते हैं व्यू पैकेज। होम कंट्रोलर पर आ जाते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, अगर मैं डायरेक्ट एरे बनाऊंगी, यहाँ पर मैंने टाइप डिफाइन की है और साथ में ये भी बताया कि ये एरे है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं डिफाइन करूँ। मैं वेरिएबल बना रही हूँ तब भी मुझे ऐसे ही बनाना है, मैं एरे बना रही हूँ तब भी मुझे ऐसे ही बनाना है। तो एरे बनाते वक्त जरूरी है कि हम टाइप डिफाइन करें और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करें कि ये क्या है, आपके पास एरे है। आइए बस समझ। अब यहाँ आकर आप डायरेक्ट इसको उठा कर रखोगे, आप बोलो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहीं से आप उठा लो, तो उसने किस पॉइंट पर एरर देना है, यहाँ पर मैं इसको हटाऊं, जब मैं चलाने लगूंगी यहीं पर आप देखो तो मुझे करली ब्रैकेट में वो क्या दे रहा है, एरर। कि भाई किस तरह का डेटा है, आपने तो ये डिफाइन ही नहीं किया और उठाकर रख दिया। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप एक प्रॉपर एरे बनाओ जिसमें उसकी टाइप वगैरह डिफाइन करो और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस चीज को रिप्रेजेंट करो कि एरे है। फिर उस एरे का डेटा उठा के किसमें रख दो, व्यू डेटा में, क्योंकि यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं डेटा टाइप वगैरह क्या करूँ कोई डिफाइन। ठीक है, अब देखते हैं हम किसको, व्यू बैग। बातें कौन कर रही है। अच्छा जी, व्यू बैग में आते हैं। व्यू बैग में भी हमारे पास सेम ही काम हो रहा होगा। या इसके लिए हम एक नया एक्शन मेथड बना लेते हैं। मैंने कहा एक नया एक्शन मेथड बनाते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। नाम मैंने कहा लेट से ये मेरे पास अबाउट है। अब मुझे क्या करना है, इस अबाउट के अंदर कुछ डेटा डिफाइन करना है जो मैं इस अबाउट के व्यू में भेजूंगी। अबाउट के व्यू में भेजूंगी, इसका मतलब ये हुआ अबाउट का व्यू होना जरूरी है। अभी अगर मैं राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे जाऊं तो वो कहेगा भाई व्यू तो है ही नहीं। ठीक है, तो व्यू बना लेते हैं। कैसे, राइट क्लिक करो, एड व्यू पर आओ और एड व्यू पर आकर सिंपल आपने रेजर व्यू एम्प्टी सेलेक्ट करना है, एड करके। ठीक है, जो भी आपके एक्शन मेथड का नाम है, एक्शन मेथड का नाम हमारे पास क्या है, अबाउट, तो आपने सिंपल अपने व्यू का नाम भी अबाउट ही रखना है। ठीक है, आपके पास सिंपल व्यू ऐड हो चुका है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं आ रहा। अब मुझे यहाँ से कुछ डेटा भेजना है, तो मैंने कहा भाई व्यू बैग डॉट व्यू डॉट नेम इक्वल टू, और यहाँ पर आकर अच्छा व्यू बैग में डेटा किस तरह से स्टोर करवाते हैं, यहाँ पर आपने व्यू बैग देना है, डॉट लगा के आप प्रॉपर्टी का नाम देते हो। यहाँ हम कीज बना रहे थे, यहाँ हम सिंपल इसको एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन, और यहाँ आकर आप कोई भी एक नाम डिफाइन। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा भाई मल्टीपल डेटा स्टोर करवा लेते हैं, तरीका तो बिल्कुल वही है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा इसको भी देखेंगे। मैंने कहा भाई यहाँ कोर्स है और कोर्स के अंदर मैंने कोई भी एक कोर्स स्टोर करवा लिया। इसी तरह से क्या कोई नंबर स्टोर नहीं करवा सकते हैं व्यू बैक डॉट एज, और यहाँ पर आकर मैंने कोई भी एक एज भी स्टोर। अब इन सब डेटा को अगर मुझे व्यू करना है, किसमें व्यू करना है, अबाउट के व्यू में, यानी अबाउट के पेज पर व्यू करना है, तो मुझे जाकर क्या करना पड़ेगा भाई, अबाउट के पेज पर इसको कॉल करना पड़ेगा, ना कि इसको।
ऐसे ही, क्योंकि इसके जो भी ये डेटा था ये स्टोर कहाँ हो चुका है, यहाँ स्टोर। सिंपल मैंने किया राइट क्लिक और मैं आ गई भाई अबाउट के व्यू। मैंने कहा यहाँ पर आकर काम क्या करना है, सिंपल एक H2 का टैग है। इसके अंदर जो डेटा मुझे चाहिए वो कौन सा डेटा चाहिए, मुझे ये जो एडमिन लिखा है ये चाहिए। एडमिन किसमें स्टोर करवाया है मैंने, व्यू बैक डॉट नेम में। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ अबाउट पर आकर सिंपल इसको पेस्ट। वही वाली बात, ये C# का कोड है तो स्टार्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, @ कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और बाकी जो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है कोर्स और क्या है भाई हमारे पास एज, यही 3 प्रॉपर्टीज थी भाई, कोर्स एज। ये तीनों चीजें हमने कहाँ पहुंचा दी, अबाउट के व्यू में पहुंचा दी। कहाँ से, कंट्रोलर में आकर कंट्रोल F5 करके चलाते हैं। तो कंट्रोल F5 करके चल नहीं रहा है तो चलाने का फायदा है नहीं, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही चलाती हूँ। अच्छा, चलाने के लिए जिन्हें नहीं याद, जो भूल गए हैं, हमें क्या 2 चीजें पता होनी चाहिए, हमारे कंट्रोलर का नाम, हमारे एक्शन मेथड का नाम। ठीक है, हमारे कंट्रोलर का नाम होम है, एक्शन मेथड का नाम अबाउट है। तो यहाँ आकर सिंपल मैंने कहा कि भाई मुझे कौन सा पेज देखना है, होम कंट्रोलर का अबाउट वाला एक्शन मेथड चलाओ, क्योंकि अबाउट वाला एक्शन मेथड अबाउट का पेज मुझे रिटर्न, अबाउट का पेज मुझे रिटर्न करना है। यहाँ पर आपने अपने कंट्रोलर का नाम और अपने एक्शन मेथड का नाम बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं है होम कंट्रोलर है तो कोई पूरा लिखने बैठ जाए होम कंट्रोलर, नहीं, जस्ट होम। उसको पता चल जाएगा भाई पहली दफा में उसने कंट्रोलर का नाम टाइप किया, उसके बाद एक्शन मेथड का नाम। ठीक है, अब आप बोलो भाई ये भी तो सिंपल ही कर रहा है जैसे वो कर रहा था कि भाई आपके पास कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेज रहा है, इसमें भी यही काम हो रहा है कि इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेज रहे हैं। तो डिफरेंस कहाँ, डिफरेंस तब पता चलेगा जब हम एरे बनाएंगे। अब यहाँ अगर मैंने कहा भाई सिंपल मुझे सेम एक एरे बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम से या FTD के नाम से, और इसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम। ठीक है, यहाँ पर आगे मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम स्टोर कर लेते हैं। ये कुछ नाम हमने स्टोर कर लिया। अब मैंने कहा कि भाई ये जो डेटा है ये डेटा मुझे भेजना है इस व्यू में, तो इस व्यू में भेजने के लिए मुझे यूज करना है व्यू बैक। व्यू बैक डॉट डेटा, प्रॉपर्टी का नाम मैंने डेटा रख दिया। इसके अंदर डेटा कहाँ से आना चाहिए, मैंने कहा इसके अंदर डेटा कहाँ से आना चाहिए, STD से। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई STD के अंदर जो डेटा है वो आपके पास क्या है, एरे के फॉर्मेट में है, तो जब हम इसे गेट करेंगे तो गेट करते हुए किसका यूज करेंगे भाई, फॉर ईच। ऐसे ही किसी भी लूप का यूज कर लो, वैसे फॉर ईच का यूज कर रहे हैं। कॉपी कर लिया इस नाम को और अबाउट पर आ गए, इस व्यू पर आ गए, और यहाँ आकर मैंने कहा भाई सिंपल क्या करूँ, फॉर ईच टैब। एक दफा स्टार्ट में करली ब्रैकेट और आपने ब्रैकेट लगाया है तो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपने कलेक्शन का नाम @ लगा के मैंने कलेक्शन का नाम, अच्छा कलेक्शन का नाम देते ही मेरे पास नो इशू फाउंड आ रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं किसकी, व्यू डेटा की बात करूं, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, टाइप कास्टिंग। यही मेजर डिफरेंस है व्यू बैक और व्यू डेटा में, कि व्यू डेटा में हमें टाइप कास्टिंग करके बताना पड़ता है जब हम एरे बनाते हैं कि किस तरह का डेटा आ रहा है, व्यू बैक में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने कहा भाई H3 का टैग है, व्यू बैक डॉट डेटा के अंदर जो भी डेटा है 1 बाय 1 आइटम में आ रहा है। यहाँ आके सिंपल मैंने क्या लिख लिया, आइटम से पहले आकर @ लगाने की जरूरत है कि नहीं है, है, क्यों है, हाँ भाई यहाँ पर एक दफा @ लगा लिया तो यहाँ आकर @ लगाने की क्यों जरूरत है, कोई बताएगा। टैक्स कंसिडर करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, H3 का टैग लगा दिया। अगर कोई टैग नहीं होता और डायरेक्ट लिख रहे होते तो शायद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने टैग लगाया है तो हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको आके एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है, सिंपल है, कंट्रोलर का नाम होम, एक्शन मेथड का नाम अबाउट, एंटर करेंगे तो आपके पास जो भी डेटा था बस। क्या डिफरेंस है, हाँ यासिर क्या डिफरेंस है व्यू डेटा और व्यू बैग में। टाइप कास्टिंग कब बतानी पड़ती है, अगर इंडिविजुअल एक वेरिएबल स्टोर करें तब भी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी क्या। एरे में सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करना इंपॉर्टेंट है जब हम व्यू डेटा की हेल्प से काम कर रहे होते हैं, और व्यू बैग में हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेम्प डेटा। ठीक है, टेम्प डेटा के अंदर, अच्छा यहाँ पर व्यू डेटा की मैं एग्जांपल भी दे दूं कि किस तरह से आप काम कर रहे होगे या किस तरह का डेटा आप वहाँ पे सेंड कर रहे होगे। अमूमन होता क्या है कि जैसे मैंने फ्रंट की एग्जांपल दी कि हम जब क्या करवाते हैं, कोई डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं तो एक मैसेज चलाते हैं डेटा हैज बीन इंसर्टेड, तो उस तरह का डेटा हम किस तरह से भेजेंगे। मिसाल के तौर पर मैं व्यू बैक की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा भाई व्यू बैक के अंदर
प्रॉपर्टी का नाम मैंने मैसेज रखा और यहाँ पर आकर मैंने कहा भाई डेटा हैज बीन इंसर्टेड। ये मैसेज मुझे भेजना है, कहाँ भेजना है, लेकिन ये मैसेज मुझे भेजना कब है कि जब आपके पास कोई कंडीशन लगानी है। कंडीशन भी अमूमन लगा रहे हो तो कंडीशन कैसे लगाते हैं कि आपने कोई ऊपर कंडीशन डिफाइन की, अगर वो कंडीशन वैलिड हो गई तब ये मैसेज चलना चाहिए। फिलहाल तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आके मैंने कहा ये मुझे अलर्ट में दिखा, किसमें दिखाना है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड, तो ये मुझे अलर्ट में दिखाना है। और ये आपके पास आएगा कहाँ पर, अबाउट पर, तो अबाउट के व्यू में आ जाते हैं। यहाँ नीचे आकर मैंने कहा भाई अलर्ट के लिए सिंपल एक डिफ ले लिया। डिफ के अंदर क्लास आती है आपके पास अलर्ट अलर्ट सक्सेस। जिस तरह हम इसका यूज कर रहे होंगे वो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, अलर्ट अलर्ट सक्सेस। और यहाँ पर आप कोई भी एक टैग ले लो जिसके अंदर आप अपना मैसेज देना चाहते हो। मैंने यहाँ सिंपल स्ट्रॉन्ग का टैग ले लिया है, ताकि जो भी मैसेज है वो थोड़ा बोल्ड होकर दिखा। @ लगा के मैंने कंट्रोल किया। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज होती है कि भाई अब अगर आप चाहो कि क्या, कि बटन के क्लिक पे ये अलर्ट डिसेबल भी हो, तो बटन भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ बटन लगाया और क्लोज का मुझे क्या चाहिए भाई, आइकन चाहिए। तो यहाँ पर HTML की एक एंटिटी होती है, कौन सी एंटिटी होती है, टाइम्स, जो कि आपको क्या ला के देती है, क्लोज का आइकन ला के देती है। अब मैंने कहा सिंपल जैसे ही एक क्लास भी लगाओ बूटस्ट्रैप की, कौन सी, क्लोज, जो कि इसका UI थोड़ा बेहतर देगी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, इस अलर्ट के अंदर जो भी लिखा है वो क्या हो जाए, डिसमिस हो जाए, गायब हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास डेटा डिसमिस आ रहा होता है। ठीक है, डेटा डिसमिस किसका करवाना है मुझे, अलर्ट बॉक्स का करवाना है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक, ठीक है। खैर हम इसको नहीं समझेंगे, ये तो बूटस्ट्रैप में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अभी हम किसको समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि किस तरह से हम व्यू बैक का यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यही कर रहे होंगे हम, जैसे डेटा हमारे डेटाबेस में चला जाए, डेटा हैज बीन इंसर्टेड का मैसेज, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिसेबल। इस तरह से आप अमूमन इसका यूज कर रहे होते हो अपनी एप्लीकेशन। इन दोनों में कोई डिफरेंस में मसला कि भाई डिफरेंस समझ नहीं आया या किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं। टेम्प डेटा पे आते हैं। अब अगर व्यू डेटा की बात करूं मैं, या व्यू बैक की बात करूं, इसमें हुआ क्या कि आपने जिस एक्शन मेथड में इसको डिफाइन किया उसी के व्यू में जाके इसको गेट, क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैंने डिफाइन किया इसको अबाउट के एक्शन मेथड में, और इसको गेट भी किसमें किया, अबाउट के ही पेज पे गेट किया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं डिफाइन यहाँ कर रही हूँ और मैं गेट इस पेज पर आके कर, ऐसे ही। तो यहाँ पर आकर टेम्प डेटा में क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने डिफाइन यहाँ किया है और मुझे गेट दूसरे पेज पे करना है, जैसे हम क्या करते थे, सेशन पढ़ के आए होंगे PHP में कि हमने सिंपल एक यूजर है, एक यूजर ने लॉगिन करवाया, लॉगिन करवाने के बाद वो मल्टीपल पेजेस पे अपना नाम गेट कर सकते हैं। ऐसे ही सेशन में ही होता था कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जब तक आपका सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता था, आप क्या करते थे, मल्टीपल पेजेस पे उसको गेट कर सकते। टेम्प डेटा में इस तरह तो नहीं होगा कि मल्टीपल पेजेस पे गेट करोगे, लेकिन ये होगा कि एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में आप क्या कर सकते हो, उसको गेट कर सकते हो। कैसे गेट कर सकते हो, यहाँ आकर पहले मैं एक एक्शन मेथड बना लेती हूँ। मैंने कहा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर आकर कोई भी एक नाम दे देते हैं, लेट्स से मैंने कहा भाई फीडबैक। ठीक है, और यहाँ पर एक और बनाती हूँ कॉन्टैक्ट के नाम से। देखिए ये है मेरे पास कॉन्टैक्ट। ठीक है, और जब तक जाहिर है हम रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाएंगे, वो हमें क्या दे रहा होता है, एरर दे। मैंने कहा सिंपल मेरे पास क्या है भाई, टेम्प डेटा है। टेम्प डेटा के अंदर भी हम कीज की सूरत में ही क्या करवा रहे होते हैं, डेटा को स्टोर करवा रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ पर सिंपल मैं लिख लेती हूँ भाई, नेम ही लिख लेते हैं, और यहाँ आकर कोई भी एक नाम स्टोर करवा देते हैं। मैंने कहा अब तक ही लिखवा लेते हैं। अच्छा, इसका भी जाहिर है कोई ना कोई क्या होगा, व्यू होगा। तो यहाँ आकर मैंने कहा कि भाई फिर भी क्या रिटर्न करे, व्यू रिटर्न। यही व्यू रिटर्न वाली सेम लाइन यहाँ भी ऐड कर देते हैं ताकि एरर जाए। अभी सिंपल मैंने क्या किया कि भाई फीडबैक वाले पेज पर जाना है मुझे, और मुझे इसको गेट कर, कोई मसले वाली बात नहीं है, गेट हो जाएगा। अगर राइट क्लिक करूँ, ऐड व्यू पर आऊँ, सबसे पहले तो व्यू क्रिएट कर लूँ, और व्यू का नाम बिल्कुल सेम आपने वही रखना है जो आपके एक्शन मेथड का नाम। मैंने कहा व्यू का नाम मेरे पास क्या है, feedback.css। यहाँ पे मुझे गेट करना है। गेट करने का तरीका क्या है भाई, सिंपल कोई भी एक टैग ले लूँ, और उस टैग के अंदर @टेम्प डेटा, और टेम्प डेटा के साथ आपने अपनी की डिफाइन करनी, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहाँ पे डेटा आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है, ये सेम काम हम व्यू डेटा में और टेम्प डेटा में कर कर आ चुके हैं। ठीक है, चला लेते हैं एक बार।
अच्छा चलाएंगे कैसे? मुझे होम कंट्रोलर के अंदर फीडबैक वाला एक्शन मेथड देखना है। होम एक्शन मेथड का नाम क्या है हमारे पास? फीडबैक, क्योंकि वही फीडबैक वाला पेज हमें क्या कर रहा है, रेडी। डेटा मिल गया, कुछ नया नहीं हुआ, ठीक है। अब यही मैं कहूँगी भाई, ये जो डेटा है, कौन सा डेटा, ये जो अब तक हमने स्टोर करवाया है, ये हमने स्टोर करवाया है फीडबैक वाले एक्शन मेथड में, लेकिन मुझे गेट करना है कॉन्टैक्ट वाले पेज पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाले पेज पर इसको आप किस तरह से गेट करोगे? सिंपल, मैंने कहा कि भाई राइट क्लिक करूँ, एड व्यू पर आऊँ, एड व्यू पर आकर क्या कर लूँ, सिंपल एक व्यू क्रिएट कर लूँ। अच्छा रिव्यू बना लिया। अब मैंने कहा कि सेम चीज जो यहाँ पर गेट हो रही है, ये मुझे गेट करवा दो कहाँ भाई, इस वाले पेज, ठीक है। हालांकि अगर मैं कांटेक्ट वाले एक्शन मेथड की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है, बल्कि डिफाइन किसमें किया? फीडबैक में किया। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपने दूसरे एक्शन मेथड में भी इसको गेट करना है, तो आपको सिंपल एक चीज लगानी पड़ेगी, एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, टेम्प डेटा डॉट की। कीप का क्या मतलब है कि भाई आपने इसको बाद में भी क्या रखना है, जारी रखना है। यानी कि इस मेथड के बाद जिस एक्शन मेथड में मैं जाऊं, ये वाला जो भी डेटा है वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। आकर मैं क्या करती हूँ, फीडबैक से जाती हूँ कॉन्टेक्ट वाले एक्शन मेथड में, और आकर चेक करती हूँ कि मुझे डेटा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ से आके मैंने एक्शन मेथड का नाम दे दिया होम, और एक्शन मेथड है, कंट्रोलर का नाम होम है, और एक्शन मेथड का नाम फीडबैक। फीडबैक पे मुझे अब तक गेट हो रहा है। मैंने कहा अब मुझे कहाँ पर जाना है भाई, कॉन्टैक्ट पर जाना है, तो कॉन्टैक्ट पे भी क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए। कॉन्टैक्ट पे आके चेक किया, कॉन्टैक्ट पे भी गेट। ऐसा कैसे हुआ, किसकी हेल्प से हुआ ऐसा? आपके पास कीप की हेल्प से हुआ, कि आपके पास आपने जो टेम्प डेटा डिफाइन किया है फीडबैक में, आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, किसमें एक्सेस कर पा रहे हो, कॉन्टेक्ट वाले व्यू में भी एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन अगर यही सेम काम मैं करती किसके साथ, मैं कहती कि भाई यहाँ पर मेरे पास एक व्यू डेटा है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सिंपल डेटा के नाम से प्रॉपर्टी दे दी, और खुद भी स्टोर करवा दिया। मैंने कहा भाई एडमिन 2 3 ऐसे स्टोर करवा। इसी तरह से मैंने कहा मेरे पास क्या है भाई, व्यू बैग है, और व्यू बैग के अंदर मेरे पास डेटा वन के नाम से प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर आकर मैंने इसमें भी कुछ ना कुछ स्टोर करवा। अगर मैं बात करूं टेम्प डेटा की, टेम्प डेटा के लिए तो हम क्या कर चुके हैं भाई, यहाँ डिफाइन कर चुके हैं कि भाई कॉन्टेक्ट में आप टेम्प डेटा को क्या करवा दो, व्यू करवा दो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे किसको देखना है, व्यू डेटा के अंदर जो स्टोर करवाया है उसको भी देखना है, तो उसको देखने के लिए तो सिंपल जो आपने प्रॉपर्टी डिफाइन की है उसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ लाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अभी डिफरेंस पूछूंगी तो जरा ना ध्यान से देखो, जो लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं। मुझे पता चल रहा है कि समझ नहीं आया तभी। अच्छा अब हुआ क्या, जरा इसको ठीक से समझते हैं। यहाँ पर हमने टेम्प डेटा भी बना लिया, व्यू डेटा भी बना लिया, व्यू बैक भी बना, ठीक है। तीनों बनाया कहाँ है, फीडबैक वाले एक्शन मेथड में बनाया है, ठीक है। फीडबैक वाले एक्शन मेथड में बनाने के बाद अगर मैं राइट क्लिक करके कहाँ पर आऊँ, फीडबैक के व्यू में आऊँ, फीडबैक के व्यू में अभी फिलहाल सिर्फ टेम्प डेटा को भेजा है, तीनों को भेजा है, मसले वाली बात नहीं। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लाके क्या कर देते हैं, पेस्ट। तीनों को ही पेस्ट कर दिया। अब मैंने कहा ठीक है भाई, फीडबैक वाले पेज पे तो मुझे व्यू हो ही जाएगा। क्यों व्यू हो जाएगा? क्योंकि मैंने डिफाइन ही कहाँ किया है, फीडबैक वाले एक्शन मेथड में define। मैंने कहा साथ ही साथ मुझे इसको कॉन्टेक्ट वाले पेज पर भी देखना है, तीनों को ही देखना है। कॉन्टेक्ट वाले पेज पर भी आके मैंने क्या कर लिया भाई, तीनों को यहाँ डिफाइन किया। तो क्या तीनों हमें कॉन्टेक्ट वाले पेज पर भी व्यू हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, आकर चेक करते हैं। चलिए, यहाँ से आना है सबसे पहले तो हमें इस पर, फीडबैक। फीडबैक पे अगर मैं बात करूं, अभी मुझे एपटेक और एडमिन प्रिंट हो रहा है, हालांकि तीनों प्रिंट होने चाहिए। देख लेते हैं कि क्या नेमिंग कॉन्फ्लेक्शन हो रहा है। तो जी नेम नेम आकर एक चीज जो मैंने प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है, मेरा ख्याल की यहाँ पर क्या दिया है, डेटा दिया है, तो यहाँ पर भी की का नाम क्या कर लेते हैं भाई, डेटा, ठीक है। फिर जो की डिफाइन की है जाहिर है उसी का यूज करके हम डेटा एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे।
अच्छा जी, तीनों चीजें गेट हो रही हैं। अगर बात करूं किसकी, टेम्प डेटा, व्यू बैक, तीनों चीजें फीडबैक पे गेट होगी, होनी भी चाहिए, डिफाइनिंग फीडबैक पिक्चर। अब फीडबैक से कहाँ आने लगे हम, कॉन्टेक्ट पर आने लगे। कॉन्टेक्ट पर जैसे ही आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा गेट हो रहा है आपको, टेम्प डेटा का डेटा गेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टेम्प डेटा जो है किस लिए काम आ रहा होता है, कि अगर मैं कहूँ एक एक्शन मेथड से डेटा मुझे दूसरे एक्शन मेथड में देखना है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे होंगे, टेम्प डेटा। व्यू बैक या व्यू डेटा सिर्फ और सिर्फ उसी पेज पर आपको डेटा ले जाकर देगा जहां पर आपने उसको डिफाइन किया। दूसरे पेज पर आपको डेटा नहीं दिखा रहा होगा, दूसरे पेज पर डेटा देखने के लिए हम किसका यूज कर रहे होंगे, टेम्प। हाँ दिशान, टेम्प डेटा, व्यू डेटा और व्यू बैक में क्या फर्क है, वन बाय वन सबसे पूछूंगी, स्टार्ट में आंसर लिया।